अर्थ में मूवमेंट हमेशा दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। सबसे पहले दो प्रक्रियाओं के कारण अर्थ में मूवमेंट होता है। एक है अंतर्जात बल, जिसको एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, अंतर्जात बल, और दूसरा होता है बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल सामान्य रूप से हम देखते हैं जब पृथ्वी में आंतरिक प्रक्रियाएं या बहुत बाहरी प्रक्रियाओं में संचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, भू संचलन कहते हैं। और दोनों व्यवस्थाओं में यह संचलन सामान्य रूप से मूवमेंट करने के लिए भी कई कारक जिम्मेवार है। तो सामान्य रूप से हम उसी को फोर्स के अलग अलग बल के आधार पर देखते हैं, फोर्स के आधार पर देखते हैं, तो हम लोग बल भी कहते हैं। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर फोर्स या बल ही वो कारण है जिसके वजह से पृथ्वी में संचलन होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है वो सब हम बात करेंगे। तो यानी कि दो चीज क्लियर हो गया कि पृथ्वी में संचलन होता है, पहला बात तो ये क्लियर है। और संचलन के लिए दो कारक भी जिम्मेवार हैं, इसको कहते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनेटिक यानी बहिर्जात बल। तो ये दोनों प्रक्रियाएं सामान्य रूप से दो जगहों में होती है। अगर सामान्य रूप से देखें तो ये दो जगहों में होती है, या तो भूपटल पर, भूपटल पर मतलब सरफेस, अर्थ सरफेस को कहते हैं, भूपटल पर यानी धरातल भी इसको कहते हैं, धरातल पर तो हम कह सकते हैं अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे या फिर धरातल के अंदर, धरातल के अंदर, है ना जी। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल ये दोनों फोर्सेस जो हैं अलग अलग रूप में अर्थ सरफेस पर या अर्थ सरफेस के अंदर प्रभाव डालते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन किस में अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अंतर्जात बल सर्वाधिक पृथ्वी के अंदर की क्रियाओं में अपना प्रभाव डालता है, यानी इसको हम इसके साथ देख सकते हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर वाली क्रियाओं में सर्वाधिक प्रभाव डालता है और बहिर्जात बल जो है धरातल के बाहर वाली क्रियाओं में अपना सर्वाधिक प्रभाव डालता है। देखते हैं वह कौन कौन से अंतर्जात बल है जो प्रभाव अपना डालते हैं, हम उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले एंडोजेनेटिक फोर्सेस के जनरेटेड कैसे कैसे होता है इनका, तो हम लोग जानते हैं अनियमित रूप से पृथ्वी का घूमना, है ना, अनियमित रूप से पृथ्वी का घूर्णन, एक ये व्यवस्था हो गई कि अनियमित रूप से पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है। ये भी क्या हो रहा है, एक फोर्स को जन्म दे रही है। ठीक है, तो ये एक पहला कारण हो गया कि पृथ्वी का अनियमित रूप से घूमना। दूसरा महत्वपूर्ण अगर देखेंगे हम तो सामान्य रूप से सागरीय में, सागरीय प्रदेशों में होने वाला संचरण, इस संचरण को अगर समझना है तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि सागरीय प्लेटों का, सागरीय प्लेटों का संचरण, इसको हम लोग पढ़ेंगे अलग से, एक टॉपिक है आप लोगों का प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक। इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कौन से प्लेट होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट कौन से होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ये भी एक रीजन हो गया, है ना, ये महत्वपूर्ण रीजन हो गया। जब प्लेट टेक्टोनिक मैं लिख ही दिया हूं तो सागरीय के साथ भी क्या हो जाएगा, एक और चीज हो जाएगा, महाद्वीपीय प्रदेशों में भी जो संचलन हो रहा है ना, इसके लिए भी जिम्मेदार कौन हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक। कोई दिक्कत, प्लेट टेक्टोनिक ही जिम्मेवार हो रहा है दोनों के लिए, या तो ये महाद्वीपीय के लिए या फिर सागरीय प्रदेशों के लिए, दोनों के लिए। यानी सागरीय महाद्वीपीय प्रदेशों, इसका मतलब सामान्य रूप से है कि जो प्लेट टेक्टोनिक की बात हो रही है
वो किसी न किसी रूप में अंतर्जात बलों में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है या फिर उसको जन्म देने के लिए जिम्मेवार है। तो हम इसको प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्लेटों की गति या प्लेटों का संचलन भी जो है अंतर्जात बलों के कारण होता है और इनका संचलन अंतर्जात बल को भी जन्म देता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरे में और भी हम देख सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक है ना, भूकंप जिसको हम लोग कहते हैं, अर्थक्वेक भूकंप है ना। अर्थक्वेक भी वो प्रक्रिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि अंतर्जात बल में ये वृद्धि का कारण बन रही है। नेक्स्ट एक और है वोल्केनोज एक्टिविटी। वोल्केनो एक्टिविटी भी एक महत्वपूर्ण अंतर्जात बल उत्पन्न करने वाला कारक है। अब इंटरेस्टिंग बात है यहाँ समझने का कि इन तथ्यों को किस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्जात बल के लिए कारक हैं और अंतर्जात बल इनके लिए कारक के रूप में, है ना, इसको समझना है। देखिए, जब पृथ्वी घूर्णन की अवस्था में होती है, ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी में एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, और वह घूर्णन के सामने एक और गति आती है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी क्या होता है, आंतरिक क्रियाओं में यानी पृथ्वी के अंदर की क्रियाओं में हलचल होती है और वह हलचल क्या करता है, प्लेटों को मूवमेंट के लिए जिम्मेवार कर देता है, यानी प्लेटों में गति कर देता है। जब प्लेटों की गति होती है तो भूकंप की अभिक्रिया होने की चांसेस होते हैं, ज्वालामुखी अभिक्रिया के होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्लेटों के आपस में जब आमना सामना होता है, प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो हमारे पृथ्वी की कोर में द्रव की अवस्था में तैर रहा जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें बहुत अधिक तापमान की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना होता है, वह हमेशा ऊपर आना चाहता है और ऊपर आने की क्रिया के कारण क्या करता है, जहां भी जिस भी सरफेस में, भूपटल अर्थ सरफेस में ऊपर से नीचे तक के जो लेयर है अलग अलग, जिसको सियाल, सीमा, निफे हम पढ़े हैं आगे, इन लेयर में जिस भी प्रदेश में जहां पर भी आपस में कमजोर वाला क्षेत्र पाता है, तो कमजोर वाला क्षेत्र कौन होगा? दो प्लेटों का आपसी किनारा। ठीक है, मान लीजिए एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है, तो इसका जो बीच का किनारा होगा क्या होगा? सबसे कमजोर वाला क्षेत्र होगा। तो हमेशा ज्वालामुखी की क्रिया यहीं पर होती है। और भूकंप में क्या होता है, आपसी में कभी जब आपस में आने के कारण की वजह से जब कंपन होती है या फिर टकराव की उत्पन्न होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होते हैं, जिसका चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंग कहते हैं। जब मैंने भूकंप का जिक्र कर दिया है तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे हम इसको, हालांकि हम अलग से जिक्र करेंगे। आपको हमेशा क्वेश्चन में आता है कि भूकंपीय तरंगे कौन है, तो मुख्य तरंगे पी है और एस। ठीक है, हम एल भी न्यू रिसर्च में शामिल करते हैं, हालांकि मुख्य पी और एस तो हम भूकंप में अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन एक सामान्य रूप से जानेंगे। जब मैं डिजाइन कर रहा हूं, जब इस प्रकार से भूकंप आराम से क्रॉस कर जाते हैं तो इसको पी कहते हैं, यानी कि सामान्य रूप से इसकी गति क्या होती है? बहुत तेज होती है। और दूसरी है एस, तो ये थोड़ी सी और मूव करती हुई ऐसे करके निकल जाती है। और तीसरी है जो पूरी तरह से मूव करते हुए अलग अलग दिशा में यूं ही इसे गुजरती है। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा तरंग सर्वाधिक विनाशकारी है, सबसे अधिक विनाशकारी कौन नहीं है, सबसे तीव्र गति से चलने वाला तरंग कौन है, हमेशा क्वेश्चन आता है। भूकंपीय तरंग है पी, एस और एल, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लिटरेटरी वेव्स। ठीक है, तो जानना है कि ये देखिए थोड़ा सा उत्पन्न किया, थोड़ा सा उठा और फिर सामान्य रूप से निकल गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो सामान्य रूप से हमारे जो भूपटल या अर्थ सरफेस के भाग है धरातल में, वो एक गति से निकल गया, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक गति से ही निकल गया। दूसरा में है यस, यानी कि इसमें क्या है, गति थोड़ी कम होती है जिसके कारण से ये थोड़ा ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। और एल जो इसकी गति बहुत धीमी होती है तुलनात्मक पी और एस के, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। पूरा जगह जगह जापान में आया भूकंप या भारत में के भी तटवर्ती क्षेत्रों में आए भूकंप,
यह विश्व में बहुत जगह पे आए हुए भूकंप इसका उदाहरण है कि पूरा का पूरा यह क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। क्योंकि तो ये क्लियर हो गया कि जो कौन सी तरंग है कि सर्वाधिक विनाशकारी है, कौन सी कम है, ये भी आपको याद हो गया। ये यहीं पर आपको समझना होगा, हालांकि हम इसको अलग से एक चैप्टर में देखेंगे अंतर्जात में। ये है सबसे कम विनाशकारी, सबसे कम, है ना, ये विनाशकारी प्रभाव पर हम लिख रहे हैं विनाशकारी। तो सबसे कम ये हो गया, सबसे अधिक विनाशकारी एल हो गया, और ये मध्यम। ये क्वेश्चन में हमेशा आता है मिलाने के लिए, जरा याद रखेंगे जी। जनरली अगर सामान्य रूप से हम ऐसे देखें, अलग अलग लेयर के हिसाब से देखेंगे तो P जनरली इसको टच करके निकल जा रहा है, यानी कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों में पार करने की क्षमता रख रही है, ठीक है। यानी कि हम इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कह सकते हैं। यानी कि P ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पार करने की क्षमता रखता है। हालांकि लिक्विड में देख रहे हैं साइड से होकर निकल जा रहा है। अगर हम बात करेंगे, ये क्षेत्र कौन सा है, कोर है, ये कौन सा है, कोर है, ये कौन सा है, सियाल है ना, और ये कौन सा है, सॉरी सियाल है, ये सियाल है, और ये कौन सा है, सीमा। बीच वाला है सीमा, ये है सियाल, ये है सीमा, और इसको कहते हैं निफे यानी कोर, निफे भी कहते हैं इसको, है ना, या कोर। यहाँ पर जितने सारे हमारे मिनरल्स तत्व हैं या जो भी वहां पर आंतरिक तत्व हैं, सभी क्या है, लिक्विड की अवस्था में है। मूलतः माना जाता है कि ये आयरन और निकेल के मैक्सिमम भाग हैं, ठीक है, और इसकी डेंसिटी 5.5 से अधिक है। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, इसकी डेंसिटी 5.5 तक है, ठीक है। दूसरा है सीमा, जो यहाँ जनरली लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है, इसको क्रॉस कर जा रहा है। तो ये सेकेंड वाला भी हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड में तो ज्यादा नहीं, लेकिन सॉलिड और गैस में भी ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और लास्ट तीसरा है जो केवल किसी को भी क्रॉस नहीं कर पाता है फाइनली, एक्चुअली ये सॉलिड में जनरली क्रॉस करता है, लेकिन ये सॉलिड में भी क्रॉस नहीं कर पाता, इसीलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी। किसी में भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो अवरोध उत्पन्न कर रहा है ना, और अवरोध उत्पन्न करने से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। और जब फ्रिक्शन होगा, बहुत ज्यादा पर होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा विनाशकारी और प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सॉलिड भी पार नहीं कर पा रहा है, ये तो सॉलिड पार किया है, ये तीनों को पार किया, याद रहेगा। जी जैसे देखिए, तीनों को आराम से क्रॉस कर दिया एक झटके में, तो डिस्टर्ब कम हुआ ना, कम अवरोध उत्पन्न हुआ।